नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में एक पब में अपने दोस्तों के साथ पहुंची युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित युवती ने जब इसकी शिकायत अपने दोस्त से की तो मौके पर खड़े पब के बाउंसर्स ने पीड़िता और निजी कंपनी में कार्यरत उसके मैनेजर दोस्त के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पास में ही खड़े किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट की यह वारदात 7 और 8 अगस्त की रात 2 बजे की है, जहां पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस बिना किसी कार्रवाई के ही वापस लौट गई। मारपीट की यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यशैली को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के गाडौली गांव में उफनती ड्रेन में फिसलकर गिरे 7 साल के मासूम निशांत के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 4 टीमें लगी हुई हैं, जिनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और गुरुग्राम पुलिस के जवान शामिल है। लगभग 26 किलोमीटर लंबी ड्रेन में 4 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहली टीम गाडौली गांव में बच्चे के घर के पास जहां बच्चा फिसलकर गिरा था वहां लगी हुई है। दूसरी टीम और तीसरी टीम 3.5 किलोमीटर के उस पैच पर रेस्क्यू में जुटी है जहां नाला कवर्ड है। और चौथी टीम गुरुग्राम के खेड़की माजरा गांव से लेकर दिल्ली के नजफगढ़ तक बोट से चक्कर लगा रही है। बोट से चक्कर लगाने वाली रेस्क्यू टीम उन स्थानों पर भी बच्चे की तलाश में जुटी है जहां जहरीले सांप तक घूमते रहते हैं। वहीं रेस्क्यू टीम उन स्थानों पर भी ड्रेन में उतरकर बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही है जहां जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। चौथा दिन है जी, और लगातार हमारी टीम लगी हुई है और चलती रही है और चल भी रही है। हमें अपना कोई टाइम नहीं देख रही, हम अपने बस खाली उसी में लगे हुए हैं, धूप गर्मी को न देखते हुए। सर अपना नाम बताइए। हेड कांस्टेबल पवन कुमार, फर्स्ट IRB बाउंड्री से है सर। एसडीआरएफ टीम लगे हुए हैं। एसडीआरएफ टीम के कितने 72 घंटे लगभग हो चुके हैं सर। हमने क्या उम्मीदें हमारे तो हमने तो कोई 7-8 बार चक्कर लगा दिए दिल्ली बॉर्डर तक, ये 15-18 किलोमीटर तक का है। इसमें पूरा चेक कर दिया हमने, तो इसमें तो है नहीं, खुले में तो है। डाउट है, हमारे को डाउट है उस बंद के नीचे है, जो उसी में डाउट है। वहीं हरियाणा विधानसभा में राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने बाकी है। निर्णय आने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। LR से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि इस मामले में परामर्श और महाधिवक्ता की कानूनी सलाह ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2012 को होगी। जैसे ही फैसला आएगा हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रियाएं पूर्ण करके इसे 3 महीने में लागू कर देंगे। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा और भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं हैं और फरीदाबाद में 7 निजी ट्रॉमा सेंटर भी हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां उन्होंने खुद दौरा किया है। इसमें आधुनिक तकनीक के उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़ा अमृता 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं। खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में
सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया, साथ ही जनता के मुद्दे उठाने का समय भी नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमें जितना समय मांगा था, ये 3 दिन चलाया। ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा, उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था सेशन को। इनकी मेजॉरिटी है, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर मुद्दा है। लेकिन सर भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, जिसका बिजनेस नहीं होता अपोजिशन को बोलने का देते नहीं। सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार के चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आप लोकल समाचार। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में एक टूटे नाले में गोवंश गिर गया। स्थानीय लोगों ने सुबह 6:30 बजे गौ सेवकों के पास फोन करके हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद गौ सेवक अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचे और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया गया, जिसके बाद करीब 2-2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों, गौ सेवकों और फायर ब्रिगेड की टीम ने गौवंश को टूटे हुए नाले से बाहर निकाला, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई। टूटे हुए नाले के पास बहुत सारा कूड़ा कचरा भी जमा है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि इसे कोई साफ नहीं करता है। साथ ही इस टूटे हुए नाले की मरम्मत या फिर इस नाले को ढकने का काम भी अटका हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को इसके बारे में कई बार सूचित किया जा चुका है, बावजूद इसके अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ये सुबह 6:30 बजे हमारे पास कॉल आई थी और कुछ जो यहाँ पर स्थानीय निवासी थे वो भी हमारे कार्यालय पर ही आ गए थे सुबह 6:30 बजे। तो हम उनके साथ आए और हमने यहाँ पर आकर देखा नाले में एक गौ माता है जो कि नाले में बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई थी, क्योंकि इस नाले में कचरा इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है और पूरा नाला साइड से टूटा भी हुआ है, कई जगहों से ऊपर से कोई ढका नहीं हुआ। यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा होता रहता है। तो हमने आकर देखा ये गौ माता बिल्कुल नाले में बुरी तरह फंसी हुई थी पन्नियों के बीच में। हमने रस्से से उसे बांधकर बड़ी मुश्किलों से पहले जहाँ पर नाला टूटा हुआ है वहाँ पर लेकर आए। फिर टीम के साथी कुछ कम थे, करीब हम 5-6 लोग ही आए थे पहले, तो बात नहीं बन पाई। हमने अपनी और टीम इकट्ठी करी, करीब हम 1 दर्जन टीम के जो साथी थे वो हो गए थे। वहीं सोनीपत में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस रात में भी गश्त करने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला न्यू महावीर कॉलोनी के सिद्धपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर का है, जहां चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के प्रधान का कहना है कि चोर रात को मुख्य गेट के ताले को तोड़कर बेखौफ होकर मंदिर में 2 घंटे तक रहा और मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गया। मंदिर प्रबंधक और पुजारी ने बताया कि मंदिर से करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की गई है। पुलिस प्रशासन आसपास के सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि मंदिर परिसर में सीसीटीवी न होने के कारण चोर सीसीटीवी में कैद नहीं हो पाया, लेकिन मंदिर के बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ले लेंगे, कोशिश करिए, लिखिए आरोपी विषय में तलाश करके। क्या सूचना मिली थी सर? बड़ा मंदिर है, बड़ा ही मंदिर है, उसमें मंदिर का गला किस नाम वाले व्यक्ति ने उखाड़ दिया है।
उसमें भी पैसे नकदी पाए। रात को 10:30 बजे हम मंदिर बढ़ा के ऊपर गए हैं। उसके बाद सुबह मैंने आके मंदिर खोल के देखा है तो ताला टूटा पड़ा है मंदिर के मेन गेट का, दान पात्र टूटा पड़ा है, सिक्के यहाँ पर फैले पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने प्रधान जी को फ़ोन करके बुलाया है, इन्होंने कैमरे चेक किए हैं तो भगवान देखा कि बालाजी महाराज के सामने से, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास पैसे थे, 6 महीने से गुल्लक हमारी खुली नहीं थी, वो सभी पैसे गायब हैं। गुल्लक का ताला टूटा हुआ है, मंदिर का ताला टूटा हुआ है। जैसे कैमरे चेक किए हैं आस पड़ोस में तो आदमी उसमें आता हुआ भी दिख रहा है, बैग लेकर के जाता हुआ और ताला तोड़ता हुआ भी दिख रहा है। वही खबर पलवल से है, जहां एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 91 एटीएम कार्ड और एक स्वाइप मशीन भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जांच प्रभारी विश्व गौरव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी टीम पलवल बस स्टैंड पर गश्त में मौजूद थी, तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रुपए निकालने वाले 3 आरोपी किठवाड़ी चौक में गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो कि किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर दबिश देकर गाड़ी समेत आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान सलीम, अब्बास और राशिद के रूप में हुई है। आगे कहा कि गहन पूछताछ के लिए आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। 13/7/22 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे 3 लड़कों ने एटीएम बदलकर 80,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसी वारदातें काफी हो रही थी, जिसके लिए एसपी साहब ने निर्देश दिए कि इन पर अंकुश लगाया जाए। उसमें हमने कार्य करते हुए मुखबरों से संपर्क किए, जिसमें एक मुखबर ने हमें सूचना दी कि किठवाड़ी चौक पर 3 लड़के सलीम, अब्बास, राशिद वैगनार गाड़ी में बैठे हैं। भिवानी की बेटी जैस्मिन लैम्बोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, साथ ही बेटियों का मान भी बढ़ाया है। जीत पर जश्न मनाते हुए परिजनों और खेल प्रेमियों ने जैस्मिन लैम्बोरिया को खुली जीप में विजय जुलूस निकाला। साथ ही जगह जगह जैस्मिन लैम्बोरिया को फूल मालाओं के साथ सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के मुक्केबाज को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं अपने भविष्य की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जैस्मिन ने बताया कि अब वे आने वाले एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट जाएंगी। जी खुशी बहुत ज़्यादा है कि बच्ची ने पहले मुकाबले में पहले ही अच्छे कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिया है इंडिया को, और जो कुछ भी कमियां रही हैं, जो हम स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, उसके लिए अभी आगे जबरदस्त तैयारी करेंगे। और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है, और अभी 2024 में डेफिनेटली गोल्ड मेडल जैस्मिन का ही होगा। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया उपलब्धि हो नहीं सकती। भिवानी लगातार 25-30 साल से लगातार रिजल्ट दे रही है। तब सरकार को चाहिए यहाँ खेल यूनिवर्सिटी खोली जाए, ताकि और खिलाड़ी पैदा हो। 2 ओलंपिक आएगा आगे और एशियन गेम आएंगे, उनमें अच्छे पदक हो रहा है, हरियाणा नाम रोशन हो सके। मैं मानता हूँ कि अगर कोई खान है खेल की, हर एक फैकल्टी की, खाली बॉक्सिंग की नहीं, हर एक फैकल्टी खान भिवानी है, दादरी है, इसके मध्य में खेल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो और अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। वहीं चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा ब्लॉक के दर्जनों गांवों के पंचायत खातों में फर्जी हस्ताक्षर करके 99 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी ग्राम सचिव को
कलानौर से गिरफ्तार कर दादरी न्यायालय में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया है। बाढ़रा उप पुलिस अधीक्षक देशराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाढ़रा खंड बीडीपीओ ने 1 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर करके 14 ग्राम पंचायत के खातों में 99 लाख रुपए का गबन कर लिया है, जिस पर मामला दर्ज करवाई गई थी। लेकिन मामले में ग्राम सचिव हाजिर नहीं हुआ और मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। को बीडीपीओ बाढ़रा युद्धवीर सिंह की शिकायत पर थाना बाढ़रा में मुकदमा नंबर 55 अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 471 दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि ग्राम सचिव मुकेश द्वारा फर्जी चेकों पे अपने फर्जी साइन करके बीडीपीओ के और नकली ग्राम प्रस्ताव तैयार करके पैसे खातों में से पंचायत के खातों से पैसे निकलवाए गए थे, जिस पर एसआईटी का गठन किया गया, तफ्तीश अमल में लाई गई, रिकॉर्ड हासिल किया गया। खबर करनाल से, जहां रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहनों को हर तरह से सुरक्षा करने का संकल्प लेते हैं। भाई और बहन के बीच श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का ये पर्व दुनिया में अनूठा है। हरियाणा में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त बस सेवा बीते कई सालों से मिलती रही है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने इसे फिर से बहाल कर दिया है। इस सुविधा 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त की रात दोपहर 12 बजे तक मिलेगी। इस बार महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर 2 दिन के लिए फ्री बस सेवा में 15 साल तक के बच्चे भी फ्री सेवा का लाभ ले सकेंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो रक्षाबंधन के अवसर पर जो फ्री बस सेवा दी है वो बहुत ही अच्छा है। लगातार कई वर्षों से चला रहा है। 2 दिन के लिए फ्री सेवाएं दी गई हैं और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार की तरफ से बहनों को एक फ्री तोहफा दिया गया है, फ्री बस सेवा। इसमें जो बहनें हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो अपने भाइयों तक नहीं पहुंच सकती हैं, वो इस सर्विस का फ़ायदा उठाती हैं और अपने साथ अपने छोटे बच्चों को 12 से 15 साल तक के बच्चों को वो लेकर जा सकती हैं। और यह बस सुविधा आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, जो कंटिन्यूसली आज तक चलती आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है जी, हमारी सभी महिलाएं हैं वो फ्री सेवाएं रक्षाबंधन के दिन इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। और अधिकतर ये जो गरीब महिलाएं होती हैं जो अपने भाई के पास रक्षाबंधन के दिन नहीं जा सकती हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हैं और ये अपने 12 से 15 साल के बच्चों को भी साथ में लेके जा सकती हैं। इस दिन ये इस प्रकार से भी पवित्रता का प्रतीक है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हर साल की तरह इस साल भी फ्री बस सर्विस दी है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ये उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपना किराया नहीं भर सकते, यहाँ दूर के स्थानों पे होते हैं और वो जा नहीं सकते, तो इन बस सर्विस से वो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पिछले साल की भांति या हर वर्ष की भांति इस बार भी हरियाणा सरकार ने महिला और एक बच्चे को 10 तारीख 12 बजे से और 11 तारीख रात्रि के 12 बजे तक फ्री सेवा है, यात्रा की भी फैसिलिटी मुहैया करवाई है। और सबसे निवेदन है कि सभी बहनों से निवेदन है कि इस फैसिलिटी का वो लुत्फ उठाए। वो न कि मतलब हरियाणा में, इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी तक भी यात्रा कर सकते हैं। पानीपत जिले के समालखा कस्बे में बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। वहीं उनके 2 साथी झुलस गए। दोनों के शवों को पानीपत सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पंचनामा भरवाकर शव मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिए गए थे। उधर गंभीर रूप से झुलसे दोनों युवकों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक दीपक और अनिल के मामा करमवीर ने बताया कि छदिया गांव में 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने उस ट्रांसफार्मर को खंभे से उतारकर नीचे रख दिया था।
कर्मचारी ट्रांसफार्मर को गाड़ी में लोड कर निकलने ही वाले थे कि गाड़ी मिट्टी में धंस गई और इसी दौरान कर्मचारियों ने दीपक और अनिल को गाड़ी में धक्का लगाने के लिए बोला। धक्का लगाने के वक्त गाड़ी फिसल कर पीछे ट्रांसफार्मर से जा टकराई और उसके ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज का तार टूटकर अनिल और दीपक के ऊपर गिर गया और उनके दूसरे साथी भी इसके चपेट में आ गए। करंट इतना भयानक था कि दीपक और अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामनिवास और नरेंद्र पूरी तरह से झुलस गए। मामले में जांच कर रहे अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि लापरवाही की कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो जांच की जाएगी और फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो ये ट्रांसफार्मर खराब था और उसकी 3-4 दिन पहले बिजली विभाग से सूचना दी गई थी। बिजली विभाग ने ये 1 दिन पहले उतार दिया ट्रांसफार्मर और कल ये उसको लोड करने लग रहे थे। बिजली विभाग के कर्मचारी ये खेत में अपने में काम कर रहे थे, उनको हेल्प के लिए बुलाया 4 बंदों को और उससे ये हेल्प के लिए आए तो गाड़ी थी जिसमें ट्रांसफार्मर लोड हो रहा था, वो लोहे का पोल था जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लोहे का पोल नहीं रहना चाहिए कहीं भी पुराना, तो फिर भी लोहे का पोल था। इसके लिए बार बार वो भी कहा भी गया था महकमे से, तो ये नहीं बदला और उसमें करंट था जो 11 kV का था और इनको करंट लग गया, वो एट ए टाइम वहीं हो गए। सूचना मिली थी करंट लगने से मौत हो गई है, जो आज वारसान मुलाकी हुए हैं, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोगों की मौत हुई। ये क्या कुछ कर रहे थे? कहाँ पर हो रहा था ये काम? ये खेत में करंट लगाया इनको। कैसे सर, थोड़ा सा विस्तार से क्या कर रहे थे लोग? गाड़ी चला रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ वो कर रहे थे, वो तो उतार रखा था, बिजली के खंभे से करंट लग गया इनको। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।